चलिए हाँ देखिए इधर, अब इधर देख लो, हो गया सब सेटअप, छोड़ो इधर देखो। बात करें ग्रेविटेशन की और गुरुत्व की, तो दोनों में छोटा सा एक अंतर है। देखो इधर गुरुत्व की जब बात करते हैं, इधर देखो, गुरुत्व की जब बात करते हैं तो हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है। हमने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कब होगा, जब दो वस्तुएं होंगी, जब दो बॉडी होगी, ठीक है। ये दो बॉडी है, ठीक है। अब दो बॉडी के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इसको हम क्या बोल देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये तो मैंने गुरुत्वाकर्षण कहा, लेकिन ग्रेविटी यहां पर क्या है, तो ग्रेविटी तब होगी जब कोई दो बॉडी है और उस दो बॉडी में कोई एक बॉडी क्या हो, ग्रह हो या उपग्रह हो, यानी कोई प्लेनेट हो, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब कोई दो वस्तुएं हैं, ठीक है, उन दो वस्तु में से एक वस्तु क्या होनी चाहिए, कोई भी, तो इन दोनों के बीच जो होगा वो क्या कहलाएगी। और जब नॉर्मल से कोई दो बॉडी है और उनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा तो वो क्या कहलाएगा। अब जैसे इन्होंने कहा कि सर अर्थ और किसी वस्तु के बीच में लग रहा है, तो अर्थ क्या है, एक, और कोई वस्तु मान लो मैं ही ऊपर से नीचे गिर रहा हूं, हाँ या ना, तो किस कारण गिर रहा हूं, ग्रेविटी के कारण। किस कारण गिर रहा हूं, आया समझ में। तो गुरुत्व कब होगा, जब कोई दो बॉडीज है और उस दो बॉडी में वो जो एक बॉडी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, कोई भी, तो वहां पर जो आकर्षण बल लगेगा जिसके कारण वस्तु नीचे की ओर आएगी तो वो क्या कहलाएगा, गुरुत्व। और कोई दो वस्तुएं हैं, अब मान लो कोई दो ही ग्रह हो, एक जरूरी नहीं है, मान लो एक सन हो और एक अर्थ हो, ठीक है, उन दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा तो वो क्या कहलाएगा। आया समझ में, गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण में अंतर समझ में आया, अरे हाँ ठीक। तो गुरुत्व जो होता है उसमें एक बॉडी क्या होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है कि एक बॉडी होनी चाहिए ग्रह, और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, जिससे वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगी, तो उस आकर्षण बल को हो या उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। ठीक, एक चीज और समझना है मुझे, एक चीज ये समझना है कि मान लीजिए पृथ्वी है जो, ठीक है, अर्थ है, कोई वस्तु है, अब ये अर्थ पे गिर रही है, ठीक है। मैंने तो ये कहा अभी कि जब भी कोई वस्तु है ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, ऐसा तो है नहीं कि नीचे से ऊपर की ओर जा रही। और मैंने अभी सेकंड बात ये कही थी कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, मतलब एक बॉडी जो ये है और एक दूसरी बॉडी अर्थ है, इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल ही हमारा क्या कहला रहा है, गुरुत्वाकर्षण। तो आकर्षण की बात करूं मैं, तो आकर्षण तो ये भी अट्रैक्ट कर रही है ना बॉडी, और पृथ्वी भी अट्रैक्ट कर रही है, दोनों चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। और जब दोनों चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो मुझे ये बताओ कि पृथ्वी इसके पास क्यों नहीं जा रही है, यही इसके पास क्यों जा रही है। इसका ज्यादा फोर्स है, चलो मान लिया इसका ज्यादा फोर्स है। ज्यादा फोर्स क्यों है, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। वेरी गुड। एक चीज हमेशा याद रखे, मैं यदि ऊपर से यदि मान लो कूद रहा हूं तो मैं ही पृथ्वी की ओर आऊंगा, ऐसा नहीं कि पृथ्वी मेरे पास आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे द्रव्यमान में और पृथ्वी के द्रव्यमान में जमीन और आसमान का अंतर है। वो मैं उसके सामने क्या हूं, एक कण भी नहीं हूं। तो सीधी सी बात है, उसका जो मास है वो ज्यादा है, और चूंकि मास ज्यादा है इसलिए उसका अट्रैक्शन फोर्स भी क्या ही होगा, ज्यादा होगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है, कोई वस्तु उसकी ओर खींची चली जाएगी। आए बस समझ में। ठीक, तो ये तो देखा हमने गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण के बारे में। अब गुरुत्वाकर्षण जो है उसको थोड़ा और अच्छे समझे। गुरुत्वाकर्षण में मैंने यहां पर दो बॉडीज ली, एक ये है, एक ये है, ठीक है। बॉडीज है, दो वस्तुएं हैं, सॉरी दो बॉडी है, दो पिंड है, और दो पिंड है, तो इन दोनों पिंड का अपना अपना मास होगा। हाँ, इसका अपना द्रव्यमान होगा, चलो इसके द्रव्यमान को हम ले लेते हैं m1, इसका अपना द्रव्यमान होगा तो इसके अपने द्रव्यमान को
m2 ले लेते हैं। जरूरत हो नहीं कि एक बड़ी हो तो एक छोटी हो, या फिर जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल साइज की, कैसा भी हो सकता है। तो हमने उसका द्रव्यमान अलग अलग ले लिया, मास अलग अलग ले लिया, ठीक है। अच्छा, इनके बीच कुछ डिस्टेंस भी होगा, इनके बीच क्या होगा, डिस्टेंस भी होगा, ये डिस्टेंस, ठीक। और इसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ज्यादा दूरी पर हो तो अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, थोड़ी कम दूरी पर हो तो अट्रैक्शन फोर्स, तो हम इसलिए हमने क्या देखा कि ज्यादा दूरी होने पर अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है और कम दूरी होने पर अट्रैक्शन फोर्स, इसीलिए हमने यहां पर क्या भी लिखा, उसका डिस्टेंस भी लिखा। अब गुरुत्वाकर्षण की यदि हम बात करें तो ये कहीं आपने ये चीज देखी है या कहीं पर ऐसा कुछ सुना है आपने? हाँ, इसका मतलब क्या, इसके अकॉर्डिंग बताओ इसका मतलब क्या, वरना मेरे को तो बताना ही है। और एक और चीज है, सीधी सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा। अभी कहा था दूर, ज्यादा ग्रह और दूर दूर होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम। अच्छा, ये ऊपर वाला द्रव्यमान बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। अभी मैंने बताया था ये पृथ्वी है, ये वो कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान ज्यादा था इसीलिए ये इसकी ओर गिर रही है, हाँ या ना? यही चीज अभी मैंने बताई थी, दोनों चीज को मैंने इस तरीके से लिखा। अब जब दोनों चीजों को मैंने इस तरीके से लिखा तो मतलब मैं जो भी बोल रहा हूं ये सारी चीजें सही बोल रहा हूं, और सही बोल रहा हूं तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला, तो या दो वस्तु बोल लो या दो बॉडीज बोल लो या दो पिंड बोल लो, दो वस्तुओं के बीच या दो बॉडीज के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल उन वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है या समानुपाती होता है। गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वह उनके डिस्टेंस के वो भी किसके, वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बाय इक्वेशन 1 और 2 ये एक इक्वेशन बन गई मेरे पास। मैंने कहा दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या हो रहा है, उन वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये मैंने कह दिया, जो कि अभी मैंने कहा, और अभी मैंने ये कहा भी नहीं, बताया भी विथ एग्जांपल, दो वस्तु लेकर कि एक वस्तु गिर रही है क्योंकि उसका मास ज्यादा है इसलिए, और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो इससे मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आई तो इस इक्वेशन में यदि मैं यहां पर ये हटाऊं तो यहां पर एक कांस्टेंट लगेगा और वो कांस्टेंट क्या कहलाता है, जी। m1 m2 जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का कुछ मान होगा, बताओ क्या है जी का मान। आ जाओ, क्या था, मैं कहां पे था, क्या है जी का मान बताओ। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अच्छा, ये तो है एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कुछ यूनिट भी होगी। अरे देख के मत बोलो, न्यूटन मीटर से देख देख के मत बोलो। यूनिट बताओ मुझे जी की, कैसे निकालोगे यूनिट बताओ। मेरे को भी नहीं आता है पर मैं निकालूंगा, मेरे को याद नहीं है यूनिट। सिंपल सी बात, कैसे निकालोगे यूनिट। अरे हाँ, ये मास है, ये नीचे डिस्टेंस,
तो कुछ नहीं करना है, इसको अपन देखो, इसको हाँ, इसका इधर उधर अपन क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। इधर देखो जरा, ये एफ, ये इधर गया तो क्या आ गया, डी स्क्वायर, और ये नीचे आ गया m1, और इधर क्या हो गया ये, हाँ या ना, एफ क्या है, अच्छा फोर्स, तो उसको उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन बोल लो डायरेक्ट, हाँ तो मैं यहां पे बोल दिया एफ की है न्यूटन, ये क्या है, डिस्टेंस, लंबाई में है, अरे डिस्टेंस लंबाई है, लंबाई की यूनिट, लंबाई की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या लिखूंगा, मीटर स्क्वायर, हाँ या ना। डिस्टेंस क्या होती है, एक लंबाई होती है ना, और लंबाई की यूनिट हम क्या बोलते हैं, मीटर, और मीटर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा, तो ये भी क्या बोलूंगा, स्क्वायर। ये जो है ये दोनों द्रव्यमान है, द्रव्यमान की यूनिट क्या है, किलोग्राम, तो कितने गुणा करेंगे, 2 का, ये दोनों का, तो क्या लिख सकता हूं मैं एक साथ लिखना चाहूं तो, किलोग्राम बन गई, यही है इसकी यूनिट, आया समझ में, अरे हाँ ठीक, मतलब हमें एक छोटी सी चीज समझ में आ गई है, और वो ये है कि जब भी कोई वस्तु है, 2 बॉडीज हैं, तो 2 बॉडीज में पहली चीज अट्रैक्शन फोर्स कब होगा, जब दोनों आपस में या तो एक बड़ी हो या एक छोटी हो, और छोटी बड़ी हो रही है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज काम आएगी, और यदि मान लीजिए कि बराबर हो, अच्छा बराबर हो तो मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी, और दोनों का मास सेम हो, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आएगी, सीधी सी बात है, जब दोनों का मास बराबर हुआ तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएगी, और जिसका मास यदि मान लो ज्यादा हुआ तो दूसरी वस्तु उसके तरफ आएगी, ठीक। चलो, तो ये था गुरुत्वाकर्षण, लेकिन गुरुत्वाकर्षण में आपको या तो ये पूछते हैं या तो ये पूछते हैं, ठीक है, या कभी कभी उसकी यूनिट पूछ लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते, ठीक। ये तो एक काम की बात नहीं है, मजा नहीं आया, मजा आएगा अब, वो है त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां से क्वेश्चन आएंगे, अब देखो कितने, ये तो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण समझाने के लिए एक फॉर्मूला था कि हाँ भैया ऐसा है और इस तरीके से है, और इस फॉर्मूले से हमने क्या समझा कि मास जिसका ज्यादा होगा वस्तु उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है, और दूसरा ये समझा कि 2 बॉडी के बीच में जितना डिस्टेंस होगा वहां पे गुरुत्वाकर्षण उतना कम या ज्यादा होगा, आया समझ में, ठीक। ये 2 चीजें हमने समझी, लेकिन मुझे ये नहीं समझना, ये तो फालतू बात लगती है, मुझे समझना है, हिंदी में लिख देता हूं, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, और इस स्मॉल जी की एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है उसकी यूनिट, ठीक है। अच्छा मुझे आप लोग ये बताओ कि ये 9.8 क्यों लिखा, मैंने अभी सबसे पहले दिन जब त्वरण पढ़ा था, देखो इधर लिखने से पहले ना 2 चीज सुन लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। मैंने जब ये कहा था त्वरण, ठीक है, त्वरण में मैंने क्या कहा कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो उसका त्वरण क्या होता है, घटता है, और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो त्वरण क्या होता है, ये चीज मैंने कही थी ना। अच्छा, तो जब त्वरण तो घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर मैंने यहां पर इसको कांस्टेंट क्यों रख लिया, घटते बढ़ते रहना चाहिए। पहली चीज तो मेरे दिमाग में ही है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान मैंने क्या रखा है, ये चीज इसकी डेफिनेशन देगा, ये जो चीज है ना 9.8, ये इसकी डेफिनेशन देगा। अभी कैसे देगा, देखो वो तो 11.2 है किलोमीटर पर सेकेंड, हाँ
हाँ, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आता है और तो ये वैल्यू होती है। जब, और मैंने तो ये कहा कि जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसका त्वरण तो बढ़ेगा, तो फिर ये वैल्यू कैसे होगी? है ना सोचने की बात। अरे जब कोई मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, देखो थोड़ा सा टफ है पर टफ नहीं है, आप समझो इस चीज को। मैंने ये कहा, सिंपल सी बात है, मैं ये पेन को यहां पे रखा है, जैसे छोड़ूंगा, अभी यहाँ पे शून्य पर है ना, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। मान लो यहां रोक लेता तो थोड़ा कम, लेकिन और नीचे जाता, मान लो ऊपर हवा से कूद रहा हूं मैं नीचे, तो जितना कूदूंगा उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी कि नहीं? और बढ़ती जाएगी तो फिर मैं जब बढ़ रही है तो फिर ये यहां पर इसको कांस्टेंट का मतलब बेटा क्या होता है कि हमेशा चाहे आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, वैल्यू यही रहेगी। कांस्टेंट का मतलब ये होता है। भैया कहाँ क्या क्या समझा रहे हो? वेलोसिटी ही निर्भर करती है एक्सेलरेशन पे, तो वो नहीं है। इसका मतलब देखो क्या है, आप समझो क्या है और इसकी डेफिनेशन भी समझो, क्योंकि रटने से मतलब नहीं। एक चीज सिंपल सी बात, मान लो ठीक है, यहां पर कोई बॉडी है, ठीक, ये कोई बॉडी है, ध्यान से सुनना। अब ये बॉडी गिर रही है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक, एक दो तीन चार पांच छह सात, इस तरीके से सारे क्या है सेकेंड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, ठीक है। अब 1 सेकेंड यहां से यहां तक जब ये गिरी तब इसकी स्पीड कितनी थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसके बात में मान, अब ये इतना समझो, 1 सेकेंड हुआ यहां से यहां तक, 1 सेकेंड हुआ ना, तब इसकी स्पीड कितनी थी? 9.8, ठीक है। यहां से यहां अब अगला सेकेंड आया तो कितने सेकेंड हो गए? यहां पर 1 और 1 2 सेकेंड हो गए। ये 2 सेकेंड लिख दिया मैंने यहां पे, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड हुए तब इसकी स्पीड बढ़ रही है, पर मैंने 9.8 क्यों लिखा? बढ़ किस रफ्तार से रही है? मतलब इसमें जो 9.8 है उसमें और क्या जुड़ चुका है? 9.8 ही जुड़ा, और टोटल जो होगा वो 2 सेकेंड में इतनी स्पीड उसकी बढ़ गई। आया समझ इन्हें? तीसरे सेकेंड में फिर क्या होगा? 9.8 प्लस 9.8 प्लस, और स्पीड बढ़ गई कि नहीं? तो हर बार उसमें क्या ऐड हो रहा है? प्रति सेकेंड उसमें किसकी वृद्धि हो रही है? 9.8 मीटर की। प्रति सेकेंड उसमें कितनी वृद्धि ही हो रही है? 9.8। हर बार उसमें 9.8 की वृद्धि हो रही, फिर 9.8 की वृद्धि, मतलब इसमें और फिर 9. ऐसे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। आया समझ में? और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट, क्योंकि हर बार कितनी ही वृद्धि हो रही है? 9.8। ठीक, अब समझ में आया ये कि नहीं आया दीदी? किसको नहीं आया दीदी? ठीक, तो मैंने क्या कहा? मैंने गुरुत्वीय त्वरण की यहां पे डेफिनेशन दी थी। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसके त्वरण में प्रति सेकेंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या गलत कहा मैंने? और यही तो उसकी डेफिनेशन। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, तो उसके त्वरण की बात चल रही है, तो उसके त्वरण में प्रति सेकेंड, ये है ना पर सेकेंड, तो प्रति सेकेंड होने वाली वृद्धि, और हर सेकेंड कितनी वृद्धि हो रही है? 9.8। यहां पे भी लिखेंगे तो 4 बार लिख दो। तो प्रति सेकेंड होने वाली वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं? इसलिए उसका हर बार मान क्या ही रखते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड। पहली चीज तो ये समझ में आई, डेफिनेशन समझ में आई। क्या गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मास पर निर्भर करता है? मैंने कहा क्या गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी वस्तु के मास पर निर्भर करता है या नहीं करता? मैंने एक कागज लिया और एक बॉल ली लोहे की, पहले नीचे कौन आएगा? ये काम नहीं करेगा।
हाँ, ये बात भी सही है। तो मतलब ना काम नहीं करता। बाकी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो इनका कंफ्यूजन दूर करते हैं। सही बात बोली उन्होंने कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के कारण ये चीज है ना गलत है। अब गलत है तो कैसे? सीधी सी बात है, हम जो भी चीज लेते हैं वो जरूरी नहीं है हमारी अर्थ के लिए थे। गुरुत्वीय त्वरण बोला है तो सब पे लागू होगा, गुरुत्वीय त्वरण बोला है तो सब पे लागू होगा, पृथ्वी पे भी लागू होगा, दूसरी जगह पर भी लागू हो सकता है वहां पर उसकी वैल्यू कुछ चेंज हो गई हो, पर लागू सब जगह होगा। ठीक है। अब एक चीज और, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट ये किया कि एक कागज की बॉल ली, एक लोहे की बॉल ली। ठीक है। पहले अर्थ पे गिराया, अर्थ पे गिराया, सेम डिस्टेंस से अर्थ पे गिराया, तो अर्थ पे क्या हुआ कि जो लोहे की बॉल है वो जल्दी आ गई, कागज की बॉल आराम से आई। ठीक। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट को दोहराया कहा गया निर्वात में, जहां पर वैक्यूम हो, जहां पर कोई हवा ही नहीं हो। ठीक है। जहां पर कोई हवा नहीं थी, और उस हवा में जब इन दोनों बॉलों को एक साथ सेम डिस्टेंस से गिराया गया तो पाया यह गया कि दोनों सेम टाइम पर ही क्या आ रही है, नीचे आई। क्योंकि हुआ क्या था, जो कागज की बॉल थी वो हल्की थी, तो उस पर हवा ने क्या किया था, एक फोर्स लगाया था, जिसके कारण वो क्या हो गई, थोड़ा ऊपर रही। और लोहे की बॉल भारी थी तो उस पर उतना फोर्स वो नहीं लगा पाई, इसलिए वो क्या आ गई, जलती आ गई। कहां पर, अर्थ पर। लेकिन वैक्यूम, ऐसी जगह जहां पर हम हवा ही नहीं है कोई, तो फिर क्या करोगे, वहां तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो सेम टाइम पर वो क्या आएगी, तो क्या वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, दोनों साथ आएगी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर। आया जी समझ में? तो पहला क्वेश्चन एग्जाम का आ जाएगा इसकी डेफिनेशन, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ये यूनिट, और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है क्या गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं। या क्वेश्चन ये आ सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता, तो आप क्या बोलोगे, क्वेश्चन घुमा के देता है वो इसी तरीके से देगा। आया समझ में? अच्छा, ये तो हो गया गुरुत्वीय त्वरण की बात। अब गुरुत्वीय त्वरण से आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आया कि ये है अर्थ, ठीक है, अर्थ पर ये है, यहां पर ये है इक्वेटर, विषुवत रेखा, हाँ या ना, यहां पर है ये ध्रुव, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, पोल लिख देता हूं, यानी ध्रुव। ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये अर्थ का सेंटर है। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, पहली चीज तो मुझे ये बताओ, अभी मैंने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया था कि दो भारी वस्तुएं हैं, हवा के कारण क्या हो रहा है उसमें, अर्थ की बात चल रही है। अब ये हमारी है क्या, अर्थ बनी है, तो अर्थ की बात चल रही, तो उस पर क्या होगा कि जो भारी वस्तु है वो जल्दी नीचे आएगी, हल्की वस्तु क्यों, हवा के कारण। ये मैंने अभी कहा, आप लोगों ने भी सुना। अच्छा, एक चीज मुझे बताओगे आप, यहां पे पोल पे और इक्वेटर पे दोनों में से हवा ज्यादा कहां होगी? यदि पृथ्वी घूम रही है, चलो पृथ्वी हटा दो, पंखा ही घूम रहा है, पंखा ही घूम रहा है, तो उसके नीचे आप खड़ा रहना पसंद करोगे कि थोड़ा साइड में रहना? हाँ, साइड में हल्का सा। मतलब ये समझ में आया मुझे कि पृथ्वी भी तो वैसी है, तो जब वो घूम रही है तो हवा का प्रेशर ज्यादा थोड़ा कहां पर होगा, साइड में, है ना। अब साइड में जब प्रेशर होगा तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा कि ज्यादा? सीधी सी बात है भाई, हवा ज्यादा है तो वो देर से पहुंचेगी, और देर से पहुंचेगी मतलब यहां पर जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम। और जब यहां पर स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी तो यहां पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। यहां पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है या ज्यादा, तो क्या होता है, और ध्रुवों पर एक ही नहीं पूछते, और भी पूछते हैं। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है, 0।
पृथ्वी के केंद्र में g का मान क्या होता है? 0। उसी प्रकार यदि मैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाऊंगा तो g का मान बढ़ेगा कि घटेगा? कम है, ज्यादा होगा, मतलब क्या होगा? बढ़ेगा। उसी प्रकार यदि मैं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आऊंगा तो g का मान कम होगा, सीधी सी बात है, कम होगा, घटेगा मतलब। मैंने यदि कहा कि पृथ्वी की सतह से, ये सतह है, मैं कहां पर आऊं? पृथ्वी के केंद्र में आऊं, तब g का मान क्या होगा? यहां ज्यादा है तो होते कम होते होते कितना कम हो गया? 0, मतलब क्या होगा? घटेगा। और यदि मैं पृथ्वी के केंद्र से सतह पर जाऊं तो g का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक। एक और चीज, मान लीजिए कोई वस्तु है ऊपर से पृथ्वी की सतह पर गिर रही है, तब g का मान क्या होगा? अरे ज्यादा है तो क्या त्वरण बढ़ता ही है ना नीचे गिरने पर, तो सीधी सी बात है, तो बोलेगा बढ़ेगा। और नीचे से जब ऊपर जाओगे तो g का मान घटेगा। आया समझ में? तो यह है गुरुत्वाकर्षण से एग्जाम में आओगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि जब विषुवत रेखा पर g का मान क्या होता है? कम। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में g का मान, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर g का मान, और ध्रुवों से विषुवत रेखा पर आने पर g का मान, पृथ्वी की सतह से केंद्र में आने पर g का मान, और पृथ्वी के केंद्र से सतह पर जाने पर g का मान। ऊपर से कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर गिरेगी तो g का मान, और पृथ्वी की सतह से ऊपर जब जाएगी तो g का मान। ये क्वेश्चन है एग्जाम के। एक और चीज, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दे तब g का मान क्या होगा? अर्थ का रोटेशनल या घूर्णन गति को क्या कर दे? घूर्णन गति को क्या कर रहे हैं? बढ़ाने पर g क्या होगा? नहीं, नॉर्मल g का मान बताओ। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर और पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर g का मान। इससे आपके 7-8 क्वेश्चन बन गए, पता है? अरे हाँ या ना? गुरुत्वाकर्षण के 7-8 क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल के 3 क्वेश्चन, मतलब आपका ग्रेविटेशनल वाली चीज तो सही। चलो अब और कुछ बात करें। मिटाऊं? हाँ मिटा दूं? चलो, तो ये था हमारा ग्रेविटेशन की बात करी। अब बात करते हैं घनत्व। पहले बेसिक चीजें सारी समझ लो, क्योंकि इनसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। घनत्व, डेंसिटी। चलो घनत्व से पहले मैं 2 चीजें आपको बताना चाहता हूं। एक है मास और एक है भार। द्रव्यमान, मास, ठीक है, और दूसरा है भार। क्या होते हैं ये दोनों की यूनिट? तो किलोग्राम ही है। भार बोलूंगा तो भी किलोग्राम में बोलोगे, मास बोलोगे तो भी किलोग्राम में बोलोगे। अंतर स्पष्ट करके दिखाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबसे बेस्ट आंसर मिला है। द्रव्यमान जो होता है ना, मास की बात करें तो मास जो है, और यहां पे मैंने बात करी वेट की, ठीक है। तो सिंपल सा अंतर है इसमें कि जो मास है ये और वेट, इसमें सिंपल सा अंतर ये है GM। लिख सकता हूं? हाँ, वेट को मैं GM लिख सकता हूं कि नहीं? G क्या है? गुरुत्वाकर्षण का त्वरण। गुरुत्वाकर्षण का क्या है? त्वरण। मैंने कहा कि किसी बॉडी है जो, उस बॉडी का जो मास है, ध्यान से सुनना, किसी बॉडी का जो मास है वो कितना है? मैंने कहा 50 kg, ठीक है। अब इस वस्तु को अर्थ पे ले जाओ, कहीं पे भी,
तो भी वो क्या ही रहेगी, अर्थ पे 50 kg की ही रहेगी। स्पेस में ले जाओ तो भी उसका द्रव्यमान कितना ही रहेगा, 50 kg ही रहेगा। चंद्रमा पे ले जाओ, मून पे, तो भी उसका द्रव्यमान कितना ही रहेगा, 50 kg ही रहेगा। मतलब कि द्रव्यमान कहीं पर भी बदलता, वो हमेशा जो है वही रहता है। लेकिन भार किस पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण पर। और जब हमें पता है कि जो वेट है, ये वेट निर्भर कर रहा है किस पे, गुरुत्वाकर्षण पर, तो हमें तो ये पता है कि मास कितना है, अभी मास कितना था यहां पर 50। अब जब मास 50 kg है तो मैं बात करूं अर्थ की, अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है 9.8 है ना, 9.8 इंटू कितना होगा, मतलब अर्थ पे जो वेट होगा वो तो इसके अकॉर्डिंग होगा 9.8 और 50 में मतलब जो गुणा कर दोगे तो जितना आएगा, चेंज हो गया उसका भार, हाँ या ना। मून की बात करें, मून क्या होता है, मून का गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी का 1/6 होता है, तो अब जितना आएगा वो इसका होगा। और स्पेस में तो क्या होता है 0, स्पेस में जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होता है 0, और यहां पे लिख दो 50। हर बार हर जगह पर चेंज हो रहा है ना, किसके कारण, ड्यू टू गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी। ठीक, आया समझ में। तो ये अंतर होता है किसमें, द्रव्यमान और भार में। छोटा सा अंतर है, सिर्फ और सिर्फ इतना कि जो भार है वो निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण पर, और जो हमारा मास है वो हर जगह, चाहे वो स्पेस हो, अर्थ हो, मून हो, जमाने की किसी जगह, भार जितना उसका मास है वो हमेशा उतना ही रहेगा। अब बात करते हैं द्रव्यमान की, तो हो गई, अब बात करते हैं घनत्व की। अब चूंकि मैं हर बार, आपने ये चीज कभी नोटिस करी है, हर बार हम है ना भार किसी जगह नहीं लेते, हर बार बहुत सारे फॉर्मूले में आपको हमेशा क्या ही नजर आता है, द्रव्यमान। आपने कभी भी नोटिस किया ये चीज, नहीं किया होगा। मैं यहां पे बात करूं डेंसिटी की, डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं घनत्व, इसकी भी यदि मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। मैंने यहां भार भी ले सकता था मैं, पर मैंने द्रव्यमान ही क्यों लिया, द्रव्यमान इसलिए लिया क्योंकि मुझे एक चीज पता है, इसकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज, इसलिए मैंने द्रव्यमान लिया, ताकि मैं हर जगह हर चीज का या हर वस्तु का क्या निकाल सकूं, घनत्व, है ना, ये समझ में आया मुझे। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, इस चीज का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मैं ये कह सकता हूं क्या, हाँ या ना। और मैं ये कह सकता हूं डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, क्या ये मैं कह सकता हूं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बोलो हाँ या ना, सबसे जवाब चाहिए मुझे, क्या मैं ये कह सकता हूं, अरे ये कह नहीं सकता मैं, अरे ये इसके चीज में है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं ना कि ये जो हमारी डेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, यदि मास बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा, और यदि मास घटेगा तो घनत्व भी क्या होगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसा ये वैसा ये इनवर्सली। इसका मतलब क्या कि यदि मान लो वॉल्यूम बढ़ेगा तो द्रव्यमान, सॉरी घनत्व, और यदि ये घटा तो ये जस्ट अपोजिट एक दूसरे के, हाँ या ना। ये चीज समझ में आ गई मेरे को। अब ये चीज समझ में आ गई तो अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा जवाब वो देगा, ठीक है। ये है मेरे पास एक तराजू, इस तराजू में मैंने क्या किया,
ये है कपास 1 kg, और यहां पर मैंने एक लोहे की बॉल ली है 1 kg। ठीक, हाँ आप बताओ दोनों में से किसका द्रव्यमान ज्यादा है? लोहे की बॉल का द्रव्यमान ज्यादा है। आप बताओ किसका द्रव्यमान ज्यादा है? हाँ, दोनों क्या बोले? लोहे की बॉल का। पीछे सभी बराबर। अरे भैया 1 kg है ना, क्या क्या चाहते हैं मेरे से? अरे क्या चाहते हो? चलो कोई बात नहीं, हो गया। यहाँ ये 1 kg है, ये भी 1 kg है, ठीक है। अरे लोहे की बॉल बोल दी तो क्या कर रहे हो? मतलब दोनों का मास क्या है? बराबर, ठीक है। अच्छा, आयतन की बात करूं तो किसका आयतन ज्यादा है? कपास का आयतन क्या है? ज्यादा है। इसका वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। और लोहे का जो वॉल्यूम है, आयतन क्या है? ये कम है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम मतलब इन्हें, आयतन मतलब क्या आता है? जो जितनी जगह घेरता है। लोहे की बॉल ने कम जगह घेरी तो कम, कपास ने ज्यादा जगह घेरी तो ज्यादा, भले उनका मास क्या हो। आया जी समझ में? ठीक, अच्छा ये चीज समझ में आ गई। हाँ, तो मैं तो ये तो जीवन भर हमेशा यही कह सकता हूं कि जिसका वॉल्यूम कम है, जिसका वॉल्यूम कम है उसकी डेंसिटी क्या होगी? इक्वेशन नंबर 1 से मैं हमेशा कह सकता हूं कि जिस भी वस्तु का वॉल्यूम, क्योंकि मास तो मैंने इक्वल कर दिया, तो वॉल्यूम से तो आप बता सकते हो ना कि जिसका वॉल्यूम कम है उसकी डेंसिटी हमेशा क्या होगी? मतलब उसका घनत्व हमेशा क्या होगा? और जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो हमेशा कहां रहेगा? नीचे। हाँ या ना? मैंने यदि ये है एक टब है, इसमें पानी भर के रखा है मैंने, ठीक है, इसमें ये पानी भर के रखा है दोनों में। अब पानी भर के रखा है और मैंने यहां पर क्या करा कि यहां पर मैंने क्या लिया, एक रबर की बॉल ले ली और एक लोहे की बॉल ले ली, सेम मास, दोनों 1-1 किलो की है। कौन पानी के अंदर? ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या था? ज्यादा। चलो कम है, चलो ये बड़ी ले ली, थोड़ी सी एक फुटबॉल ले ली और एक छोटी सी लोहे की बॉल ले ली, तो वॉल्यूम क्या था? कम, तो इसलिए क्या हो गया? ज्यादा। लेकिन यदि मैं एक काम ऐसा करूं कि मेरे पास 2 गिलास हैं, सेम साइज, सेम हाइट, सब कुछ सेम, और उसमें जो पानी है, ठीक है, उसमें जो ये पानी है, उसके अंदर ये जो पानी में मैंने क्या करा, यहां पर डाली बर्फ और यहां पर डाल दी मैंने लोहे की बॉल। कौन अंदर जाएगा? लोहे की बॉल अंदर, ये गई नीचे, यहां पे बैठ जाएगी। बर्फ यहीं तैरेगी। क्यों तैरेगी? हाँ, घनत्व कम है। अच्छा, तो कम है। आप ही लोग बोल रहे हो ना, अब ऐसा घनत्व नहीं लिखूंगा मैं, इसके आप बोल रहे हो कि डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी क्या थी? ज्यादा थी, है ना? यही कहा आपने। मैंने सिचुएशन ये कर दी, इसका जो मास है, ठीक, और इसका मास, दोनों का 1-1 लिखा, 1 kg इसका भी और इसका भी क्या है? 1 kg। मास दोनों का बराबर कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम भी दोनों का बराबर कर दिया, वॉल्यूम भी दोनों का क्या कर दिया? बराबर। इसका भी 10 क्या बोलते हैं, क्यूब, और इसका भी 10 क्यूब, बराबर। अब बताओ, हाँ ये भी बात है ना, हाँ सही बोल रहे हो ना, यही है ना? हाँ, अच्छा। अब मैंने एक बात करी, मैंने एक ग्लास लिया, डाली उसमें कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल दी और उसमें मैंने इतनी सी बर्फ डाल दी, इतनी सी बर्फ डाल दी। अब बर्फ छोटी है, वॉल्यूम कम है, तो उसका घनत्व क्या होगा?
घनत्व क्या होगा? ये बर्फ मैंने डाली, ये है बड़ा सा ग्लास, ठीक है, इस ग्लास में ये पानी और इसमें मैंने डाली इतनी सी बर्फ, ये बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। अब भाई वाटर का तो वॉल्यूम क्या है? ज्यादा। वाटर का वॉल्यूम क्या है? ज्यादा। और जो आइस है, इस आइस का वॉल्यूम क्या है ना? और मैंने अभी फॉर्मूले से क्या पढ़ा? जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी, और जिसका वॉल्यूम कम उसकी डेंसिटी। तो फिर अब बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई? किसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई? हाँ, किसकी? बर्फ की डेंसिटी क्या है? और ज्यादा है तो उसको तो नीचे आना चाहिए ना, अभी तो पढ़ा था हमने। हाँ, अरे ये तो कंफ्यूज कर दिया तुमने। क्वेश्चन ये है कि बर्फ पानी पे क्यों तैर रही है? क्यों? फिर ये फार्मूला गलत बताया मतलब मैंने। मास बराबर, दोनों का मास भाई, ये भी 1 किलो ये भी 1 किलो। चलो अब हाँ, फिजिक्स है कि नहीं भाई? अच्छा मैंने गलत कहा क्या? ये जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी क्या? जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक दूसरे का अपोज कर रही है। तो जिसका ज्यादा, इसका ज्यादा है तो डेंसिटी ऑलरेडी कम, इसका कम तो इसका ज्यादा। अब पानी में से देख लो, इसका वॉल्यूम तो बहुत सारा, अरे इतना बड़ा टब पर है, उसमें इतनी सी बर्फ डाल, फिर भी तैरेगी। जो वॉल्यूम ज्यादा भी कर दिया तो सीधी सी बात है, तो उसकी डेंसिटी फिर कम होनी चाहिए बाय फार्मूला। और इसकी डेंसिटी कम है, सॉरी इसका वॉल्यूम कम है, तो इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए? क्यों हल्का होता है? कुछ तो ऐसी चीज है। बर्फ के अणु दूर दूर होते हैं। क्या होता है? पानी के अणु दूर दूर होते हैं। तो अच्छा है ना, पानी के अणु दूर दूर है, इसलिए तो उसकी डेंसिटी क्या है? कम है। अरे लिखा तो है, जिसके अणु ज्यादा पास पास होंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी कि नहीं? अरे यार क्या नहीं समझ में आ रहा? मैंने सिंपल सी बात कही कि बर्फ का चूंकि इसकी जो इसका वॉल्यूम कम है, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है ना, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसको क्या होना चाहिए? तो पर ये नीचे क्यों नहीं आ रही है? वो गल रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। कब तक गलेगी? और पानी क्या कर रहा है? गला रहा है। बोलो भैया। जब भी आप बर्फ को देखोगे, बर्फ के अंदर हमेशा हमेशा याद रखना, जब भी बर्फ क्यों यहां पे तैर रही है, उसका एक छोटा सा रीजन ये है कि जो भी बर्फ होती है ना, उसके अंदर आप जब भी उसको देखोगे तो उसमें छोटे छोटे बबल्स नजर आएंगे आपको। और वो छोटे छोटे बबल्स है, मतलब उस बबल्स में क्या भरी हुई है भैया? और एयर की बात करें तो एयर का वॉल्यूम ज्यादा होता है कि पानी का वॉल्यूम ज्यादा होता है? एयर का वॉल्यूम ज्यादा होता है। अरे एयर सभी जगह है, पानी तो इतनी सी जगह है, तो एयर का वॉल्यूम ज्यादा, और जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी, तो इसीलिए बर्फ की डेंसिटी कम होती है। आपको यह चीज याद होनी चाहिए। मैंने एक टेनिस की बॉल ली, उसके अंदर क्या भरी है? हवा। और वहीं में एक लोहे की बॉल पूरी पूरी भरी हुई, दोनों को डाला, अब दोनों ही सॉलिड है, पर वो टेनिस की बॉल पानी पे क्यों तैर रही है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? हवा। और उस हवा ने उसका वॉल्यूम क्या कर दिया है? ज्यादा, जिससे उसकी डेंसिटी क्या हो चुकी है? कम। और उसी कम डेंसिटी के कारण वो पानी पर क्या हो रही है? आया समझ में ये फिनोमिना? आया? हाँ, ऑक्सीजन बोल लो, गैस बोल लो, कार्बन डाइऑक्साइड बोल लो, जो भी बोल लो, पर इसके अंदर क्या था? एयर। देखो अब समझ में आया? अरे हाँ, तो इसीलिए बर्फ पानी पर तैरती है। पक्का? चल, तो ये डेंसिटी का ये चीज समझ में आई। अच्छा, जब ये चीज समझ में आई तो एक और चीज, टाइटेनिक के हो गया खत्म।
हाँ चल रहा है, हाँ चल रहा है। टाइटैनिक के डूबने का कारण क्या था? ये टाइटैनिक है, ये टाइटैनिक के डूबने का कारण क्या है? अच्छा, क्यों टकराई थी? ये बर्फ, ठीक है, ये बर्फ टकरा गई थी। हाँ बर्फ से टकराई थी और टकरा गया था। तो पर ये यहाँ पर जो ये आदमी था खड़ा जिसको देख रहा था, उसको तो बर्फ छोटी दिखी, बर्फ उसको क्या दिखी? छोटी दिखी। और जब छोटी दिखी तो उसने बोला निकल जाएंगे, अपना जहाज तो ये बड़ा, इतनी सी बर्फ क्या, उसका नीचे तो पूरा स्टील का होता है वो। तो फिर भी कैसे डूब गया? कैसे, फिर भी कैसे, मतलब उस इस इतनी सी बर्फ ने इसको कैसे तोड़ दिया? अच्छा, स्पीड ज्यादा थी और बर्फ की स्पीड वही थी, मैं यही रहूंगी। जो व्यक्ति इस बर्फ को देखकर अंदाजा लगा रहा था, उस व्यक्ति का साइंस कमजोर था। साइंस क्यों कमजोर था? क्योंकि बर्फ जब भी पानी पर तैरती है, बर्फ जब भी पानी पर तैरती है तो उसका 1/10 हिस्सा पानी के ऊपर और 9/10 हिस्सा पानी के नीचे। मतलब वो पानी के नीचे इतनी बड़ी थी, क्योंकि 9/10 हिस्सा पानी के नीचे रहता है, सिर्फ 1/10 हिस्सा पानी के ऊपर रहता है। तो उसको ऊपर ऊपर सिर्फ इतनी बर्फ दिखी, सिर्फ इतनी सी। पर उसको ये नहीं पता था, उसका साइंस कमजोर था, कि उसको पता नहीं था कि नीचे इतनी बड़ी है वो। अब इतनी बड़ी है तो ये कहां लगेगा उसके सामने, और वो हो गया, टूट गया और जहाज डूब गया। ठीक, तो इससे क्या सीखा? इससे ये सीखा कि जब भी बर्फ पानी पर तैरती है तो उसका 1/10 हिस्सा पानी के और 9/10 हिस्सा पानी के। आया समझ में? पक्का? यह एक क्वेश्चन ये भी बन गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताऊं? हाँ, क्या हो गया? अच्छा, एक देखो, ये है हमारा ग्लास, ठीक है। इस ग्लास को मैंने यहां पर एक बर्फ रख दी है, ये बर्फ रख दी, ठीक है। कौन से सर? चलो ठीक है, कल दिखाएंगे बर्फ। चलो इसको बता के आ रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज, इसको मैंने ये बर्फ डाल दी और इसको मैंने बिल्कुल ना यहाँ पर इसको गले गले तक यहां तक भर दिया। क्या मैं एक बूंद और डालूं कि पानी झलक जाए, नीचे आ जाए? यहां तक मैंने पूरा क्या कर दिया? पानी भर दिया पूरा, ठीक है। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि बर्फ पिघले, बर्फ पिघले और पानी नीचे गिरे। तो क्या पानी नीचे गिरेगा पिघलने पर भी? नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि यदि मान लो एक बात, मैंने जब स्टार्टिंग में मैंने भरा था बिल्कुल टॉप तक, अब मैं क्या करूं, चिमटे से इस बर्फ को पकड़ के उठाऊं तो ये पानी आधा खाली होगा कि नहीं होगा? और वो खाली इसीलिए हुआ क्योंकि पहले से ही बर्फ ने उतना आयतन घेर के रखा है, और जब वो पिघलेगी तो वो वापस क्या हो जाएगी? उतनी जगह को क्या कर लेगी? कवर कर लेगी। इसलिए पानी नहीं गिरेगा। 1% उससे क्या फर्क पड़ता है? वो एक देखो, भार तो पूरा का पूरा लग रहा है, हाँ या ना? वो ऊपर हो या नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऊपर निकली ना, 1/10 ऊपर निकली हुई है, तो वो इसको भी लेकर और नीचे, मतलब पूरा 10 लेकर, चाहे ये हो चाहे ये हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पूरे 10 को लेकर उसने उतनी जगह घेर ली है। वो किसी के सहारे तो नहीं लटकी ना, पानी में ही है, तो इसीलिए वो उसने ऑलरेडी उतनी जगह पहले से ही घेर के रख ली है कि जब वो पिघलेगी तो वो बराबर लेवल में, पानी गिरेगा नहीं। आया समझ में सभी को? चलो, कल एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आप घनत्व का।